हेलो फ्रेंड्स, मिशन आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम विजन आईएएस के 13 एंड 14 दिसंबर वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। बेसिकली फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कि जो सेंटर फॉर लैंड गवर्नेंस है, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट में यह पाया गया कि सिर्फ 12.9% इंडियन वुमेन जो है एग्रीकल्चरल लैंड ऑक्युपाई करती है। काफी चिंताजनक रिपोर्ट है, क्योंकि इससे हमको जेंडर इनइक्वालिटी साफ साफ झलकते हुए दिख रही है। तो बेसिकली ये सेंटर फॉर लैंड गवर्नेंस ये प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म है, और ये जो इंडेक्स है जो रिलीज किया गया है इस बॉडी के द्वारा, ये स्टेट्स को रैंक करती है इन टर्म्स ऑफ वुमेन होल्डिंग लैंड राइट, यानी कि कौन सा स्टेट्स में वुमेन होल्डिंग लैंड राइट ज्यादा है, उस हिसाब से ये स्टेट्स को रैंक करती है। और क्या फाइंडिंग्स दिए गए हैं इस रिपोर्ट में, तो लक्षद्वीप एंड मेघालय ये बेस्ट है जहां तक लैंड राइट्स टू वुमेन की बात की जाए, यानी कि ये लक्षद्वीप और मेघालय लैंड राइट्स टू वुमेन को देने में काफी ज्यादा आगे है। और पंजाब और वेस्ट बंगाल की बात करें तो ये वर्स्ट परफॉर्मेंस है। सदर्न स्टेट की बात करें, आप हमें बताइए सदर्न स्टेट में कौन कौन से राज्य आ जाते हैं। 15.4% ऑफ वुमेन होल्ड लैंड, यानी कि ओनली 15.4% महिलाएं ही लैंड होल्ड करती है, और नॉर्थ ईस्ट में ओनली 14.1% महिलाएं ही लैंड होल्ड करती है। लेकिन वैसे तो आपके मन में ख्याल आया होगा कि सदर्न स्टेट तो डेवलप्ड है, काफी ज्यादा लिटरेसी है, इनकम अच्छी है वहाँ की, जॉब से एम्प्लॉयमेंट है, फिर भी इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी क्यों? तो अगर उससे पहले आप नदर्न स्टेट का स्टेटस देखिए। नदर्न स्टेटस में जो वुमेन के लैंड होल्डिंग राइट्स को देखे तो ओनली 9.8%, ईस्टर्न स्टेट्स ओनली 9.2%। तो चाहे सदर्न स्टेट हो या फिर नदर्न स्टेट हो, सभी जगह वुमेन के लैंड होल्डिंग राइट्स में जेंडर इनइक्वालिटी जरूर देखने को मिल रही है। ये फ्रेंड्स मेंस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको याद रखने की जरूरत है। लेकिन यहीं अगर हम वुमेन के एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेशन की बात करें, तो एग्रीकल्चरल लेबर फोर्स में 32% वुमेन वर्क करती है, और वो 55 से 66% फार्म प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करती है, यानी कि जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है उसके 55 और 66% कंट्रीब्यूशन वुमेन करती है। एक ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है कि मेन रूरल एरिया से अर्बन एरिया माइग्रेट कर रहे हैं, तो अब वहां पर यानी कि रूरल एरिया में जो महिलाएं वर्क कर रही है उनमें डोमिनेंस देखने को मिला है, यानी कि फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर अलॉन्ग विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वुमेन इन मल्टीपल रोल्स। महिलाएं अब कल्टीवेटर के रूप में आगे आ रही है, इंटरप्रेन्योर्स के रूप में आगे आ रही है, साथ ही साथ लेबरर्स के रूप में भी आगे आ रही है। अब अगर महिलाओं का ऑनरशिप लैंड में बढ़ता है तो उसके क्या लाभ होंगे? सबसे पहला लाभ तो फ्रेंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ सिक्योरिटी जनरेट होगा, साथ ही साथ बार्गेनिंग पावर उनकी बढ़ेगी, साथ ही साथ पब्लिक पार्टिसिपेशन भी उनका बढ़ेगा। अलॉन्ग विद लिविंग कंडीशन, अगर वो काम करती है डेफिनेटली उनको इनकम प्राप्त होगा, वो प्रोडक्टिविटी भी बूस्ट कर सकती है, तो इससे जो उनको मनी प्राप्त होगा उनके माध्यम से वो अपने लिविंग कंडीशन को बेटर कर सकती है। बेटर न्यूट्रिशन, अगर बेटर इनकम है तो बेटर न्यूट्रिशन, फूड सॉवरेनिटी भी देखने को मिलेगा, अलॉन्ग विद इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड एजुकेशन आउटकम्स। व्हेन वुमेन डोंट हैव लीगल क्लेम टू लैंड दे कल्टीवेट, यानी कि वैसी महिलाएं जो कल्टीवेट तो कर रही है लेकिन उनके पास लैंड होल्डिंग राइट नहीं है, तो रिसोर्सेस के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है। तो जब रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती, और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगी तो डेफिनेटली उनके इनकम भी नहीं बढ़ाए जा सकते हैं। और जब इनके पास लैंड होल्डिंग राइट नहीं है तो एक प्रकार से अगर वो बैंक में क्रेडिट लेने भी जाए, इंश्योरेंस भी लेने जाए, या फिर इरिगेशन फैसिलिटीज भी एक्वायर नहीं कर सकती, बैंक उन्हें डिनाई कर देगा लोन देने में। सो आप इस ग्राफ को देख सकते हो। Let's move to the next article, friend. It is about Ministry of Finance approves 9,870 crore 79 crore capital expenditure proposal of 27 state under SAS CES scheme। अब ये SAS CES scheme क्या है?
बेसिकली इसका मतलब है स्पेशल असिस्टेंस टू अ स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज 2.0 के तहत लाया गया है। इसमें क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेगा? इस स्कीम के तहत जो सेंटर है यानी कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये 12,000 करोड़ रुपए 50 सालों के लिए लोन के रूप में इन स्टेट्स को देंगे, यानी कि इन 27 स्टेट्स को दिए जाएंगे, वो भी इंटरेस्ट फ्री, यानी कि इस पर कोई भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात फ्रेंड्स, ये जो पैसे दिए जाएंगे ओनली फॉर या एक्सक्लूसिवली कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए होगा। अब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब कि मनी सिर्फ और सिर्फ वही खर्च की जाएगी जो एसेट क्रिएशन में काम दे सके। एसेट में क्या हो जाते हैं? लैंड, बिल्डिंग्स, मशीनरी, इक्विपमेंट, इन सब से आपको इनकम जनरेशन होगा। इससे आप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बूस्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जो कैपिटल पर्पज से किए गए एक्सपेंडिचर है उन्हें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स भी आ जाता है, इसको तो आप फ्रेंड्स याद रखिएगा ही रखिएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर करने में जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, मल्टीप्लायर इफेक्ट मतलब कि लेट से आपके पास 10 रुपये है तो आप 10 रुपये से 100 रुपये कैसे बना ले सकते हो, उसको हम मल्टीप्लायर इफेक्ट का नाम देंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के माध्यम से अगर हम कोई कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेट से कि मैंने प्रिंटर खरीद लिया, उसके बाद मैंने प्रिंटिंग शॉप खोला और उसके बाद मैंने इनकम जनरेट की, तो उस सर्टेन अमाउंट के माध्यम से मैंने हायर इनकम जनरेट कर दिया। लेकिन अगर मैंने उसी पैसे को सिर्फ और सिर्फ लेट से कि कोई स्कीम चलाने में, यानी कि लेट से मनरेगा को चलाने में इन्वेस्ट किया, तो डेफिनेटली इससे मल्टीप्लायर इफेक्ट ज्यादा नहीं हो पाएगा। बदले में सरकार को ही पैसे देने की जरूरत पड़ती है मनरेगा के तहत। तो ये स्कीम जो लाया गया बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर को बूस्ट करने के लिए इन द डिफरेंट स्टेट्स बाय द डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स who are facing difficult financial environment due to shortfall in tax revenue। आपको पता है फ्रेंड कि कोविड-19 पैंडेमिक होने के बाद जब इकोनॉमिक एक्टिविटी शटडाउन हो गई थी तो स्टेट्स के भी रेवेन्यू डाउनग्रेड हुए थे, उनके टैक्स कलेक्शन में कमी आई, शॉर्टफॉल आई। तो ऐसे डिफिकल्ट फाइनेंशियल एनवायरनमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर लाने की बात कही गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टेट जीएसटी रेवेन्यूज 30% डिक्लाइन हुई है अप्रैल से अगस्त पीरियड इन द करस्पॉन्डिंग ईयर एगो पीरियड, यानी कि अप्रैल से अगस्त में पिछले साल जो जीएसटी से कलेक्शन प्राप्त हुआ था स्टेट गवर्नमेंट को, इस बार अप्रैल से अगस्त में सिर्फ उससे 30% लेस ही कलेक्शन हो पाया है। स्कीम्स के 3 कंपोनेंट है। पार्ट 1 जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को कवर करता है, पार्ट 2 जो अन्य स्टेट्स को कवर करता है विच आर नॉट इंक्लूडेड इन पार्ट 1, और पार्ट 3 की बात करें तो ये वेरियस सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म्स लाने की बात करता है इन स्टेट्स को। तो ये जो अमाउंट अवेलेबल होंगे इस उन्हीं स्टेट्स को अवेलेबल होंगे। याद रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कंडीशन लगा के रखी है, ये अमाउंट उन्हीं को अवेलेबल होंगे, उन स्टेट्स को अवेलेबल होंगे जो कम से कम 4 में से 3 रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया हो। पहला वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म लाए हो अपने स्टेट्स में, साथ ही साथ तीसरा अर्बन लोकल बॉडी या यूटिलिटी रिफॉर्म, और जो चौथा है पावर सेक्टर रिफॉर्म। यानी कि इन 4 रिफॉर्म्स में से 3 रिफॉर्म को तो जरूर हरी झंडी इन स्टेट गवर्नमेंट्स ने की हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर लिया फ्रेंड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट क्लाइमेट एक्शन समिट 2020, हाल ही में हुआ था, उसी से रिलेटेड न्यूज है और क्या की फाइंडिंग है उसको देखते हैं। तो ये जो समिट है ये यूनाइटेड नेशन, यूके और फ्रांस, इन तीनों देश ने अलोंग विद द पार्टनरशिप विद चिली एंड इटली, इन सब ने मिलकर समिट को ऑर्गेनाइज किया टू मार्क द 5th एनिवर्सरी ऑफ द एडॉप्टेशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में आया था, अब उसके 5 साल हो गए, तो इस 5th एनिवर्सरी को एक प्रकार से सेलिब्रेट करने के लिए समिट रखा गया था या को होस्ट किया गया था। पेरिस एग्रीमेंट की ही बात कर ले तो ये लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है, किसके ऊपर? क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जो 21st COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के द्वारा अडॉप्ट की गई थी 2015 में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मींस वो देश जो इस कन्वेंशन के सिग्नेटरीज हैं और कुछ नहीं।
तो 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जब मीटिंग हुई थी पेरिस में 2015 में, तो ये पेरिस एग्रीमेंट को एडॉप्ट किया गया था। बेसिकली इट्स गोल इज टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2, प्रीफरेबली टू 1.5 डिग्री सी कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल। यानी कि अगर प्री इंडस्ट्रियल लेवल का टेम्परेचर लेट से 23 डिग्री था, तो टारगेट क्या है कि 2 डिग्री या फिर 1.5 डिग्री तक ही राइज हो, उससे ज्यादा नहीं। एट द समिट कंट्रीज ने नए कमिटमेंट्स भी सेट आउट किए, उसको 3 पिलर्स में बांटा गया है अंडर द पेरिस एग्रीमेंट, जिसमें मिटिगेशन, एडेप्टेशन एंड फाइनेंस कमिटमेंट्स की बात कही गई। इसकी मदद से न्यू नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस तैयार किए जाएंगे, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज भी प्रिपेयर किए जाएंगे दैट विल लीड टू नेट जीरो एमिशन। नेट जीरो एमिशन यानी कि जितना हम इमिट कर रहे हैं उतना ही हम सिंक करवा रहे हैं। यानी कि अगर 50 टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो रहा है तो देयर शुड बी ए मैकेनिज्म कि 50 टन कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम भी हो। क्लाइमेट फाइनेंस कमिटमेंट्स टू सपोर्ट मोस्ट वल्नरेबल, यानी कि वैसे देश जो इस क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के से काफी ज्यादा वल्नरेबल है, जैसे कि आइलैंड्स हो गए या फिर गरीब देश हो गए, तो उनको फाइनेंस भी प्रदान करने की बात कही गई। साथ ही साथ एम्बिशियस एडेप्टेशन प्लान्स अंडरलाइंग पॉलिसी, आपको पता है क्लाइमेट चेंज हो चुकी है, इट इज ए रियलिटी, तो ऐसे में हमें एडेप्टेशन प्लान्स लाने की जरूरत है और उस टाइप के पॉलिसीज भी लाने की जरूरत है सो दैट इसके इफेक्ट को कम किया जा सके। भारत का क्या प्रोग्रेस रहा है पेरिस एग्रीमेंट कमिटमेंट के ऊपर? काफी खुशी की बात है फ्रेंड कि भारत ने पेरिस एग्रीमेंट के कमिटमेंट को बढ़ चढ़कर फुलफिल करने का एक प्रकार से स्टेप लिया। करंट स्टेटस की बात करें तो भारत ने अप्रोक्स 21% इमिशन इंटेंसिटी को कम किया है ओवर 2005 लेवल, जबकि टारगेट क्या था 33 से 35% इमिशन इंटेंसिटी को कम करना बाय 2030। तो इस टारगेट को तो उम्मीद है कि अचीव कर लिया जाएगा, बल्कि इससे आगे भी अचीव किया जा सकता है। लेट्स से कि 40-50% भी अचीव भारत के द्वारा किया जा सकता है। सोलर कैपेसिटी भी ग्रो हुई है। 2014 में ओनली 2.63 गीगावाट एनर्जी सोलर से प्रोड्यूस होते थे, अब 36 गीगावाट 2020 में प्रोड्यूस हो रहे हैं। यूएनईपी का इमिशन गैप रिपोर्ट 2020 रिलीज हुआ था, इसमें साफ साफ कहा गया कि भारत का जो पर कैपिटा इमिशन यानी कि पर व्यक्ति कितना जीएचजी इमिट करता है, ये 60% लोअर देन द ग्लोबल एवरेज। यानी कि ग्लोबल एवरेज अगर 100 यूनिट इमिट करता है तो भारत 40 यूनिट से भी कम इमिट करता है। Recently, government also contributed an constituted an apex committee for implementation of the Paris Agreement. Paris Agreement के प्रोविजंस के इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने एक एपेक्स कमिटी भी बनाई थी। तो भारत एक पॉजिटिव स्टेप्स ले रहा है फ्रेंड्स, ये मेंस के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है कि भारत पेरिस एग्रीमेंट के कमिटमेंट को कहां तक फुलफिल कर पाया। तो ये सब पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड। इट इज अबाउट फर्स्ट फेज ऑफ द 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिलीज। तो बेसिकली अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे चल रहा है, उसी में फर्स्ट फेज का डाटा रिलीज किया गया है। तो किसने रिलीज किया? इट वाज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसमें हमें पॉपुलेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इन 17 स्टेट्स के पॉपुलेशन और 5 यूटीज के बारे में जानने का एक प्रकार से मौका मिलेगा। क्या फाइंडिंग्स रहे, इस फाइंडिंग्स को आपको याद रखना है फ्रेंड्स। फाइंडिंग की अगर हम बात करें, अगर यहाँ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फॉर 2015-16 से भी कंपेयर किया गया, देखिए तो पहला फाइंडिंग तो ये है कि जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स है उसमें सुधार देखने को मिला है। कैसे? जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट का मतलब फ्रेंड्स कि वैसे बच्चे जो अंडर 5 में किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है, एज कंपेयर टू the child which are living under the same age per 1000 live births, तो उसे हम अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट कहेंगे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब कि वैसे बच्चे जो अंडर 1 के ही एज में डेथ कर जाते हैं पर 1000 लाइव बर्थ, तो
तो ये दोनों अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट हो या इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हो, ये घटा है 18 स्टेट्स में। नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट की बात करें तो बेसिकली नंबर ऑफ डेथ्स विद इन द 28 डेज सिंस द बर्थ ऑफ द चाइल्ड पर 1000 लाइव बर्थ, तो इसको हम नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट कहते हैं। ये भी ड्रॉप हुआ है, तो आप देख लो चाहे वो नियोनेटल हो या फिर अंडर 5 मोर्टिलिटी हो या फिर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हो, तीनों में जो शेयर्स है वो घटे हैं। ये सबसे चिंता की बात फ्रेंड्स, माल न्यूट्रिशन के इंडिकेटर्स और खराब हुए, यानी कि हमारे देश में माल न्यूट्रिशन की समस्या बढ़ती जा रही है। माल न्यूट्रिशन का मतलब आपको करेक्ट न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण आपको स्टंटिंग या फिर वेस्टिंग जैसे समस्याएं देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, शेयर ऑफ चिल्ड्रेन हु वेर स्टंटेड, स्टंटेड मतलब एज के अनुसार आपका कम हाइट होना, उसको स्टंटिंग कहते हैं। ये 13 स्टेट्स में बढ़ा है, जबकि शेयर ऑफ चिल्ड्रेन हु हैव लो वेट फॉर देयर हाइट, ये बढ़ा है 12 स्टेट्स में। एलोंग विथ जो अंडर वेट और ओवर वेट चिल्ड्रेन की संख्या ये भी बढ़ी है 16 एंड 20 स्टेट्स रेस्पेक्टिवली, यानी कि अंडर वेट का जो केस है वो 16 स्टेट में बढ़ा है और ओवर वेट चिल्ड्रेन का जो केस है वो 20 स्टेट्स में बढ़ा है। सेक्स रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन यानी कि फीमेल पर 1000 मेल, जिसको सेक्स रेशियो कहते हैं, ये बढ़ा है 17 स्टेट्स में यूटी, तो ये पॉजिटिव खबर है। साथ ही साथ फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हुई है, कंट्रासेप्टिव यूज बढ़े हैं इन मोस्ट फेज 1 स्टेट्स। देयर इज ए कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट इन वैक्सीनेशन कवरेज, यानी कि वैसे बच्चे जिनकी एज 12 से 23 मंथ है उनमें जो वैक्सीन कवरेज है बढ़ा है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फॉर 2015-16। तो ये पॉजिटिव ट्रेंड्स है फ्रेंड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड। इट इज अबाउट बेसिकली गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को एक स्टेटमेंट में कहा कि वी कैन नॉट फोर्स कपल्स इनटू फैमिली प्लानिंग, यानी कि हम किसी कपल्स को ऐसे नहीं कह सकते या फिर कोई ऐसी पॉलिसी नहीं ला सकते जिसके तहत हम 2 चाइल्ड पॉलिसी या 1 चाइल्ड पॉलिसी को कंपलसरी कर दें। तो ये स्टेटमेंट सेंटर के द्वारा कही गई सुप्रीम कोर्ट को, तो वही न्यूज है बेसिकली। उन्होंने कहा, यानी कि सेंटर ने कहा सुप्रीम कोर्ट को कि एनी कोएरेशन, कोएरेशन मतलब जबरदस्ती, जिसके तहत हम सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को रेस्ट्रिक्ट कर दे पर फैमिली या पर पेरेंट इन ऑर्डर टू कंट्रोल पॉपुलेशन, वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकते हैं और इसके कारण डेमोग्राफिक डिस्टॉर्शंस भी हो सकते हैं। आप हमें बताइए कि पॉपुलेशन वर्सेस डेमोग्राफी में क्या अंतर होता है। तो पॉपुलेशन का सीधा सीधी मतलब है आप नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को काउंट कर दो, लेकिन जब डेमोग्राफी की बात करते हैं इसमें सिर्फ काउंटिंग नहीं होती, इसमें हर इंडिकेटर्स को हूबहू देखा जाता है सही तरीके से कि पॉपुलेशन क्या है, कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन मींस मेल रेशियो फीमेल्स क्या है, along with एजुकेशन क्वालिटी क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, अन्य इंडिकेटर्स देखे जाते हैं। एक प्रकार से ब्रॉड पिक्चर हमें डेमोग्राफिक इंडिकेटर के माध्यम से मिलता है। जैसे हम बोलते हैं कि अभी भारत में यंग 65% पॉपुलेशन यंगेस्ट, तो कहाँ से हमें पता चल रहा है? पॉपुलेशन के माध्यम से नहीं, ये डेमोग्राफिक डाटा के माध्यम से हमें पता चल रहा है। इसलिए अभी भारत के पास ह्यूज पोटेंशियल है कि वो अपने इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर अपॉर्चुनिटीज को इनहांस कर सकता है। तो सेंटर ने बेसिकली साफ साफ कहा कि जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट 1994, जिसका भारत भी सिग्नेटरी है, वो खुद कोऑपरेशन यानी कि जबरदस्ती और के अगेंस्ट, यानी कि फैमिली प्लानिंग कैन नॉट बी डन एग्रेसिवली। अगर हम भारत में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की बात करें तो वो वॉलेंट्री है, यानी कि इंडिविजुअल के ऊपर दबाव नहीं होते कि आप कितने बच्चे पैदा करो या फिर कितनी संख्या में आपको पर फैमिली रखनी है, ऐसा कोई भी नहीं है। जहां तक हम चाइना की बात करें तो वहां पर तो स्पेसिफिकली 1 चाइल्ड नॉर्म लगाया गया था, तो ऐसे प्रोग्राम भारत में नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ये कपल्स जो होते हैं खुद डिसाइड करते हैं कि साइज ऑफ देयर फैमिली क्या होंगे, फैमिली प्लानिंग मेथड्स क्या होगी उनकी, जो उनको सूट करेगा वही वो फैमिली प्लानिंग मेथड्स अप्लाई भी करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस विदाउट एनी कंपल्सन। साथ ही साथ ये जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 है और नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 है, ये बेसिकली गवर्नमेंट के रोल को प्रायोरिटाइज करता है इन शेपिंग हेल्थ सिस्टम फॉर अचीवमेंट ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.1 बाय 2025। ये भी
इस टारगेट को अचीव करने के लिए वॉलेंट्री चॉइस ही एडवोकेट करता है, ना कि जोर जबरदस्ती। टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो बेसिकली लेट्स से कि वोमेन होता है, उनका अपना चाइल्ड बियरिंग एज होता है, तो उस चाइल्ड बियरिंग एज में ऑन एवरेज वो कितने बच्चे जन्म देती है, उनको हम टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। फिलहाल भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 है, और भारत में जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी है वो 2.1 है। यानी कि रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी की बात करें तो बेसिकली कि लेट्स से कि दो पेरेंट्स है और दो चिल्ड्रेन है, इसका मतलब रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी क्या होगी, 2। अगर दो पेरेंट्स से एक चिल्ड्रेन है तो इसका मतलब रिप्लेसमेंट लेवल फैसिलिटी क्या होगी, 2 से कम हो गई। इसका मतलब पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगा। हेंस यहाँ देखिए टोटल फर्टिलिटी रेट लोअर देन रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट या रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल लीड्स टू डिक्लाइन इन कंट्रीज पॉपुलेशन। तो अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की बात करें तो ये भारत में जो फर्टिलिटी रेट अचीव करना चाहते हैं वो 1.8%, लेकिन एक्चुअली अभी क्या है 2.2%। There is a sharpest decline in decadal growth rate from 21.54% in 1991 से 2001 to 17.64% in 2001 से 11। यानी कि अगर हम डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करें, डिकेडल ग्रोथ रेट यानी कि हर 10 साल में जो पॉपुलेशन की ग्रोथ देखी जाए तो 1991 से 2001 में 21.5% था, जबकि 2001 से 2011 के भी 17.64% है। Let's move to the shorter news, friends. Basically, it is about sunrise industry. अगर हम सनराइज इंडस्ट्री की बात करें तो ये होते क्या है, तो सनराइज इंडस्ट्री नाम से ही पता चला सनराइज यानी कि वैसे इंडस्ट्री जो भविष्य में ह्यूज इकोनॉमिक ग्रोथ आपको प्रदान कर सकते हैं, यानी कि जिनका भविष्य में ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र को ले लो, या फिर फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र को ले लो, या फिर टेलीकॉम सेक्टर को ले लो, या फिर हेल्थ केयर सेक्टर को ले लो। ये सब सनराइज इंडस्ट्री आगे इन सब का डिमांड काफी ज्यादा बूस्ट होने वाला है। तो इसी के संदर्भ में एक न्यूज आया कि नीति आयोग के सीईओ इन्होंने सनराइज सेक्टर्स के ऊपर फोकस करने की बात कही। तो सनराइज इंडस्ट्री बेसिकली इट शोज होप ऑफ ए रैपिड बूम ऑफ डेवलपिंग सेक्टर और मार्केट इन इट्स इन्फेंसी स्टेज। अभी तो इनका पोटेंशियल कम है, लेकिन भविष्य में इनके पोटेंशियल्स काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो टाइपिकली द सनराइज इंडस्ट्री आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ग्रोथ रेट। ये देख लीजिए कुछ फीचर है सनराइज इंडस्ट्री के, हाई ग्रोथ रेट अलोंग विथ न्यूमरस स्टार्टअप्स, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स इस फील्ड में आते जा रहे हैं, अलोंग विथ वेल्थ ऑफ वेंचर कैपिटल फंडिंग, यानी कि काफी ज्यादा जो रिच कैपिटलिस्ट क्लास है वो इन स्टार्टअप्स को फंड भी दे रहे हैं। अब बात करते हैं भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है? तो बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक प्रकार से कोष है, यानी कि फंड है जिसके माध्यम से बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं, यानी कि सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किए जाते हैं। लेकिन जब हम भारत बॉन्ड की बात करते हैं तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार किया गया फंड है जो इन्वेस्ट करेगा ए रेटेड बॉन्ड। ए रेटेड बॉन्ड में क्या होता है कि जो क्वालिटी ऑफ बॉन्ड्स होती है काफी ज्यादा अच्छी होती है, वो भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज की, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस फंड का इस्तेमाल प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के लिए नहीं करेंगी, उनके बॉन्ड्स शेयर्स नहीं खरीदेंगी, ये पब्लिक सेक्टर कंपनीज के बॉन्ड्स खरीदेंगी और इनका अपना फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होगा। मैच्योरिटी पीरियड मीन्स जब ये बॉन्ड एक प्रकार से रिटर्न कराने के एलिजिबल हो जाएंगे। अगर हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की बात करें तो वही है कि सिक्योरिटी दैट ट्रेक्स एन इंडेक्स कमोडिटी और बास्केट ऑफ एसेट लाइक एन इंडेक्स फंड बट ट्रेड्स लाइक स्टॉक ऑन एक्सचेंज। तो बात वही है फ्रेंड्स जो मैंने बताई। तो जो फंड्स रेज किए जाते हैं डेप्ट ईटीएफ के माध्यम से, यानी कि गवर्नमेंट ने बॉन्ड खरीदा, बदले में जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है उनको फंड आ गए, यानी कि उनके पास लिक्विडिटी आ गई, तो डेफिनेटली वो कहीं और से लोन लेने के लिए इंतजार नहीं करेंगे, उनको आराम से पैसे मिल गए, उस पैसे के माध्यम से वो अपने प्रोडक्शन को बूस्ट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, साथ ही साथ उस प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं। Let's talk about next article, friend. It is about Project Loon. प्रोजेक्ट लून क्या है? बेसिकली ये गूगल सब्सिडरी के द्वारा लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट है, यानी कि गूगल के ही द्वारा लॉन्च किया गया ये प्रोजेक्ट है। इसके तहत स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर में
बैलून्स का एक नेटवर्क छोड़ा जाएगा या छोड़ा जा चुका है। बेसिकली इसके माध्यम से क्या होगा कि जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, जो एरिया जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है या फिर रिमोट एरिया पूरे विश्व में, वहां इंटरनेट कनेक्टिविटी दिया जाए। इसके तहत जो हीलियम फिल्ड बैलून्स होते हैं उनको अप्रोक्स 20 किलोमीटर हायर लेटीट्यूड पे जाके स्टैंड अप कर दिया जाता है, विच इज एबव द जोन ऑफ वेयर एरोप्लेन्स फ्लाई। डेफिनेटली फ्रेंड, जहां एरोप्लेन उड़ेगी वहां पे ये बैलून नहीं लगाए जा सकते। तो जो बैलून्स है वो सेल टावर्स की तरह एक्ट करते हैं, जिसके माध्यम से सिग्नल्स रिसीव या फिर ट्रांसमिट किए जाते हैं। हाल ही में लून ने एक नया रिकॉर्ड तैयार कर लिया फॉर द लॉन्गेस्ट स्ट्रेटोस्फेरिक फ्लाइट बाय स्टेइंग इन एयर फॉर 312 डेज। आपको याद यही रखना है कि ये किसका प्रोजेक्ट है और क्या ऑब्जेक्टिव या एम है, बाकी कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। और ये सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए नहीं, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सैटेलाइट इंटरनेट की बात करें, जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, तो बेसिकली जो ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रोवाइडिंग इंटरनेट क्या है फ्रेंड्स, कि कॉपर वायर्स या फिर फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछा दो, उसके माध्यम से इंटरनेट आपको मिल जाते हैं। लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट में क्या होता है, सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट को दिए जाते हैं बाय फोकसिंग बीम या फिर बाय यूजिंग बीम टू द एरिया थ्रू सैटेलाइट डिशेस। तो जो सैटेलाइट इंटरनेट डिशेस है, जो बीम के माध्यम से इंटरनेट प्रदान करेंगे पर्टिकुलर एरिया को, ये अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम कनेक्शन दोनों करते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो उन एरियाज में कनेक्टिविटी प्रदान करना जहां केबल्स बिछा पाने डिफिकल्ट होते हैं या इम्पॉसिबल होते हैं। लेट्स से कि हिली एरियाज हो गया या फिर रिमोट एरिया एंड आइलैंड्स हो गया। हमारा हिमालयन रीजन को देख लीजिए, कितना डिफिकल्ट और टेक्टोनिकली सेस्मिक जोन है, तो वहां पर बेसिकली ऐसे केबल्स बिछा पाना मुश्किल होगा, इसलिए वहां पर यह सैटेलाइट इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान की जा सकती है। लेकिन इसका लिमिटेशन, क्या लिमिटेशन है, कि जो स्पीड है ऐसे इंटरनेट कनेक्शन की काफी कम होती है। साथ ही साथ अगर वेदर इनस्टेबिलिटी आ गई, लेट्स से कि थंडरस्टॉर्म आ गया या फिर क्लाउड्स आ गए, तो इंटरप्शंस हो जाते हैं, तो जो प्रॉपर कनेक्टिविटी है वो नहीं मिल पाती। ऐसे में बिजनेस एक्सपेंशन या फिर टेली एजुकेशन जैसे फीचर्स बेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगे। Along with it is also very much expensive. The next article is about COBRA, यानी कि कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। बेसिकली कोबरा बटालियन 2009 में तैयार किया गया था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, विच इज ए पार्ट ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसके तहत इनको स्पेशल ट्रेनिंग होती है गुरिल्ला वारफेयर में फाइट करने के लिए। गुरिल्ला वारफेयर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि जैसे वैसे एरिया जो एक प्रकार से एक्सट्रीमिस्ट या नक्सलाइट से इन्फ्लुएंस्ड है, डिफिकल्ट टेरेन है, पहाड़ है, जंगल है, वहां पर गोली बंदूक के माध्यम से नहीं हैंडल किया जा सकता। इन लोगों के उन्हीं के तरीके से एक प्रकार से कैच किया जा सकता है। यानी कि ये लोग, ये जो एक्सट्रीमिस्ट है या नक्सलाइट्स है, इनको स्पेशल एक प्रकार से अपने फिजियोग्राफी की जानकारी होती है, जिसके माध्यम से वो छुप छुप कर वार करते हैं। तो इसी प्रकार की ट्रेनिंग इन कोबरा टीम को दी जाती है, सो दैट वो उन्हीं के अकॉर्डिंगली फाइट कर सके और इन्हें पकड़ सके या फिर इन्हें किल कर सके। तो इसका इस्तेमाल ऐसे रेजिमेंट का इस्तेमाल बेसिकली नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया या फिर सेंट्रल रीजन्स ऑफ इंडिया में किए जाते हैं। फिलहाल 10 कोबरा यूनिट्स को रेज किया गया है 2008 से 2011 के भी, और इनको ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। कहाँ कहाँ ट्रेनिंग मिला है, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, झारखंड एक्सेट्रा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल अबाउट बकशाली मैन्युस्क्रिप्ट। तो बेसिकली बकशाली मैन्युस्क्रिप्ट की बात करें तो ये 3rd सेंचुरी इंडियन मैथमेटिकल मैन्युस्क्रिप्ट है। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब जो हाथ से लिखा गया हो, विच वॉज रिटन इन इंक और बिर्च बार्क। तो न्यूज इसलिए आई है फ्रेंड्स कि जो बकशाली मैन्युस्क्रिप्ट की जब अभी हाल फिलहाल में डिकोडिंग की गई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो उसमें ब्लैक डॉट देखने को मिला, जिसमें से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये और कुछ नहीं बल्कि ये मैथमेटिकल सिंबल है जीरो का। हमारे पास अभी सबसे अर्लीस्ट रिकॉर्ड के जो एग्जाम्पल है जहां पर जीरो यूज किया गया था, वो बेसिकली 9th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन से मिला है, जो ग्वालियर के एक टेम्पल के दीवार में देखने को मिला था भारत में। तो अगर ये प्रूफ हो जाता है तो डेफिनेटली जो हमारे पास अर्लीस्ट रिकॉर्डेड एग्जाम्पल होंगे वो बकशाली मैन्युस्क्रिप्ट के होंगे, जो ऑलरेडी 3rd सेंचुरी
में यूज किया जा चुका है। अगर हम बक्साली मैन्युस्क्रिप्ट की बात करें तो ये 1881 में डिस्कवर किया गया था इन द विसिनिटी ऑफ विलेज बक्शाली, इसी के नाम पर ये इंस्क्रिप्शन भी है, नियर पेशावर, पाकिस्तान। Let's move to the next article, friends. It is about handicraft and geographical indication point, which has been exempted from quality control order. तो ये जो स्टेप लिया गया है, ये बेसिकली भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ सेल एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ टॉयज में बनाने के लिए दिया गया है। साथ ही साथ जो प्रोडक्शन है उनको बूस्ट किया जा सके, इंडिजीनियस टॉयज के प्रमोट सेल्स को बूस्ट किया जा सके। बेसिकली ऐसे जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को जब हम एग्जेक्ट कर देते हैं तो एक प्रकार से इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव मिलती है कि जो मोर कंप्लायंस, मोर रेगुलेशन से बच सके और वो और ज्यादा प्रोड्यूस कर सके और ज्यादा सेल कर सके। तो DPIIT ने हाल ही टॉयज क्वालिटी कंट्रोल सेकेंड अमेंडमेंट ऑर्डर 2020 रिलीज किया फ्रॉम यूज ऑफ स्टैंडर्ड मार्क अंडर लाइसेंस फ्रॉम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अगर हम WIPO की बात करें यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, आप हमें बताइए किसकी संस्था है। अगर ये इनके द्वारा GI को यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को कैसे डिफाइन किया गया है, इस साइन यानी कि लेट्स से कि ये एक प्रोडक्ट है, इस पर अगर ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का साइन लग गया, इसका मतलब ये प्रोडक्ट सिर्फ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन में प्रोड्यूस किए जाएंगे और इनकी अपनी क्वालिटी होगी, इस क्वालिटी को कभी भी कॉपी नहीं किया जा सकता, बिकॉज दिस क्वालिटी इज एक्सक्लूसिवली फाउंड ऑन दैट ओरिजिन। और यही जो मैटर है उसको WIPO भी हैंडल करता है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की लेक्चर, होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर लेक्चर पसंद आ रही है तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।